आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 5 दिसंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछे गए साइंस के प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से फिजिक्स से 9 प्रश्न आए थे, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न आए थे और बायो से 8 प्रश्न आए थे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकार का अंतःगर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालीन बहुवर्षीय जन्म नियंत्रण प्रदान करता है ना। टी आकार का कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण है जो लंबे समय तक जन्म नियंत्रण प्रदान को रोकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो टी आकार का जो उपकरण है उसे कॉपर टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉपर टी बोला जाता है ना। इसको इस तरीका से इसमें फिट किया जाता है गर्भाशय में, है ना। यह उपकरण गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है और शुक्राणुओं की गतिविधि को प्रभावित करके गर्भधारण को रोकता है। यानी ये इस ट्यूब में जाने ही नहीं देता है, ये स्पर्म को इधर ही रख लेता है, जिसके कारण जो है वो निषेचन नहीं होता है, क्योंकि निषेचन होने के लिए फिलोपियन ट्यूब के पास शुक्राणु को पहुंचना जरूरी होता है ना। और ये दीर्घकालीन होता है, बहुवर्ष तक चलता है, लगभग 3 से 10 साल तक 3 से 10 साल तक प्रभावी होता है। यानी एक बार अगर कॉपर टी को इंस्टॉल करने पे 3 से 10 साल तक प्रभावी रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। यदि एक तार में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि इससे सिरों के बीच 2 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तार का प्रतिरोध तो V बराबर हम लोग जानते हैं IR होता है फॉर्मूला। I बराबर आपको दिया गया है 0.2 एम्पियर, तो हम लोग R बराबर इससे निकाल सकते हैं V बराबर IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। तो V कितना दिया गया है? 2 वोल्ट और I 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 10 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ है ना। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो सबसे बाहर में होता है एनिमल सेल में सबसे बाहर में होता है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारा कोशिका द्रव इसमें भरा होता है। तो कोशिका द्रव जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है, और तरल पदार्थ जिसमें सभी अलग अलग कोशिकांग जो है वो तैरते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, यानी ऑप्शन डी में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। यदि 10 न्यूटन का एक अस्थिर बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक धकेलेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, है ना। 10 न्यूटन का बल, F बराबर कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है ना। आपको कितना मीटर तक ढकेलना है? तो 5। तो एस बराबर या डिस्टेंस बराबर कितना मीटर दिया हुआ है? 5 मीटर। तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस। F दिया था 10 न्यूटन और 5 मीटर दिया था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान की अगर बात करें तो यह कहीं भी स्थान से स्वतंत्र होता है, कहीं भी लेकर के जाएंगे तो ये बदलता नहीं है ना। तो क्या होगा? द्रव्यमान पिंड के साथ स्थान पर निर्भर करता है? नहीं करता है, पिंड स्थान पर निर्भर करता ही नहीं है। द्रव्यमान किसी पिंड पर लगाने वाले बल की माप पर, तो बल की माप पर भी डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान किसी पिंड की जड़ता का माप है? हाँ, द्रव्यमान किसी भी पिंड का जड़ता का माप है, यानी जड़त्व का माप है, ये अपना जड़त्व का गुण दिखाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौन परिपक्व से जुड़ा एक मानववैज्ञानिक परिवर्तन है? यानी यौन परिपक्व जब हो जाता है तो क्या क्या परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है? तो मस्तिष्क का विकास तो छोटे से होते रहता है, तो ऐसा नहीं होगा। त्वचा पर बालों का बढ़ना, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदिशा में बदलाव। तो राइट, ये भी हल्का हल्का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें सुटेबल परिवर्तन देखने को मिलेगा वो स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में बदलाव देखने को मिलता है।
ये मानववैज्ञानिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन अगर देखेंगे तब वजन में वृद्धि कह सकते हैं, त्वचा पे बाल आना आ सकता है, शरीर की बनावट में बदलाव। लेकिन आपसे जो पूछा था शारीरिक परिवर्तन नहीं पूछा था, मानववैज्ञानिक परिवर्तन पूछा था। तो जैसे भावनाओं और विचार में बदलाव, जैसे जैसे आप परिपक्व होइएगा आपकी भावनाओं और विचार में बदलाव देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता की इच्छा और आत्मा चेतना की विधि जो है आपको बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये सभी जो जितने भी ये बदलाव देख रहे हैं ये सभी शारीरिक परिवर्तन है और ये आपका मानववैज्ञानिक परिवर्तन है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋण आयन कैल्शियम प्लस 2 जो है आयन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थिर यौगिक बनाता है। तो देखिएगा कैल्शियम प्लस 2 को अगर ऑक्सीजन -2 से अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये CA और O लिखेंगे, इसका वाला जो होता है ये इसके पैर पे लिखा जाता है और ये वाला आपको इधर लिखना पड़ता है और बाद में ये दोनों आपस से कैंसिल आउट हो जाते हैं और बचता है आपका CaO जो कि ये अस्थिर यौगिक बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग किस चीज का प्रयोग किए, ऑक्सीजन का प्रयोग किए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। धारावाही चालक के पास रखी एक कंपास सुई विचलन दिखाती है क्योंकि जब धारावाही चालक के पास आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो ये कंपास है इसमें विचलन देखने को मिलता है ना। तो धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है या धारा ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये तो होगा नहीं, धारा ऊष्मा करती है ये होगा नहीं, धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये आपको राइट आंसर मिलेगा। धारा को बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट सवाल, जब किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है ना। जब किसी वस्तु पे असंतुलित बल कार्य करता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उसमें त्वरण में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। तो वस्तु बिना किसी त्वरण के साथ चलती है नहीं, त्वरण परिवर्तन होता है जब असंतुलित बल लगता है। तो वस्तु अस्थायी रूप से विराम अवस्था में रहता है नहीं, विराम अवस्था में रहेगा तो त्वरण 0 हो जाएगा। वस्तु हमेशा एक वृत्ताकार पथ पे चलता है नहीं, वस्तु की गति एवं गति या दिशा में परिवर्तन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट सवाल, CH3 के हॉल थराइस और फिर CH3 निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे CH3C के पास जो है CH3 दिया था तो एक CH3 इधर लगा दिए, एक CH3 इधर लगा दिए और एक CH3 इधर लगा दिए। ये CH3 जो दिया था C में 3 गो दिया था तो एक CH3 आप इधर लगा दिए, एक CH3 आप इधर लगा दिए और एक CH3 आप इधर लगा दिए और बचा एक, इससे भी CH3 जुड़ा था तो इससे CH3 लगा दिए। अब इसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लंबी श्रृंखला देखना पड़ता है। इसमें लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 या किधर से भी लेंगे तो 1 2 3 होगा ही, है ना। तो 1 2 3, तो 3 रहेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन, 3 रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेन। अब 2 के पास देख रहे हैं तो एक मिथाइल और 2 मिथाइल लगा हुआ है, 2 के पास एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 के पास जब दोनों तरफ लगा हुआ है तो 2 2, है ना, और 2 गो लगा हुआ है तो डाई, 2 गो लगा हुआ है तो डाई मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन संख्या बी में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, जैविक आवर्धन की घटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें कीटनाशक की उच्चतम सांद्रता होती है। तो घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक और मेढक को खाया सांप। तो सांप में सबसे अधिक कीटनाशक की सांद्रता देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और उसके प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है। 0.1 सेकेंड जो है इसका न्यूनतम होता है। राइट आंसर इसमें मिलेगा ऑप्शन सी में मिलेगा। पौधे में प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पौधा में प्रजनन के बारे में पूछ रहा है ना। तो बीजाणु केवल यौन
के दौरान होता है? बीजाणु, बीजाणु स्पोर फर्मिगेटेशन कहते हैं। ये बहुविखंडन मेथड करता है। स्पोर जो फर्मिगेट यानी बीजाणु जो है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी अलैंगिक जनन इसमें होता है। इसमें जो क्रिया होता है वो अलैंगिक की जनन की क्रिया होता है। तो ये तो कह रहा है सेक्सुअल, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बीजाणु केवल अकेले ही नए वंश उत्पन्न कर सकता है, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि बीजाणु जो है वो अलैंगिक विधि है, और अलैंगिक विधि में अकेले संतान की उत्पत्ति कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। तो राइट आंसर इसका मिलेगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट सवाल, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये सुरक्षा प्रदान करता है उपकला, क्योंकि सबसे बाहर में रहता है तो ये सुरक्षा प्रदान करता है ना, गैस का विनिमय करता है, अवशोषण करता है और जल के हानि को रोकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है ऑप्शन सी में। जब कोई ठोस पिघलकर के द्रव बन जाता है तो अंतर आणविक स्थान क्या होता है? ये ठोस था, इसको आप हीट दे दिए तो द्रव बन गया, और द्रव में मोलिक्यूल क्या होता है? फैल फैल होता है। द्रव में मोलिक्यूल क्या होता है? फैल फैल होता है। तो अंतराण्विक स्थान क्या होता है? अंतराण्विक स्थान आपका बढ़ता है। तो ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर बनता है? हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाइएगा, पूर्ण दहन कीजिएगा, तो CO2 और पानी जो है उत्पाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो CO2 और पानी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट सवाल, क्रिस्टल ठोस का सही उदाहरण चुने। क्रिस्टलीय ठोस की क्या विशेषता होती है? कि इसकी जो ज्यामिति होती है, आकृति जो होती है वो फिक्स होता है ना, हेक्सागोन है या जो भी है, उसका आकृति जो होगा वो फिक्स होगा। कण का निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना, कण जो है वो एक फिक्स में व्यवस्थित रहता है, ऐसा नहीं कि जिधर तिधर रहेगा। और इसके पास निश्चित गलनांक रहता है और निश्चित भी क्वथनांक रहता है। उदाहरण में जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया और तांबा हो गया। तो केवल नमक में होगा क्रिस्टलीय ठोस? नहीं। सभी नमक एवं चीनी रेत में होगा? नहीं, रेत के बारे में नहीं बोला गया, केवल रेत में नहीं। तो चीनी और नमक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी दिया था और नमक भी दिया था उदाहरण में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? किसका बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन जो होता है, जंगल जो होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। हाइड्रोपोनिक्स ये जल कृषि है ना, जल में किया जाता है, तैयार किया जाता है ना। किचन गार्डन, घर में जो गार्डन उपयोग करते हैं वो मछली घर, ये इसमें भी, तो ये सभी जो है मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो है जंगल जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है। जैसे ऑप्शन में दिया है लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलने में ऑक्सीकरण में क्या होता है? सबसे पहले ये देख लो कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसमें कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिला तो CO2 बनाया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? संयोग हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाया। तो ये तो हुआ ऑक्सीकरण। दूसरा, पानी का विद्युत अपघटन। पानी का विद्युत अपघटन में देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ? ह्रास हुआ। तो यह अपघटन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ये ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण ये नहीं है। यह भौतिक परिवर्तन, पानी से नमक, ये भौतिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण नहीं है ना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। तो कौन सा है जो निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं होता? तो पानी में नमक घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तंत्रिका तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तंत्रिका तंत्र शरीर का वह उत्तक है जिसमें न्यूरॉन होते हैं और यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा नसों में पाया जाता है। यह उत्तक सूचना को ग्रहण, संसाधित और संप्रेषित कार्य करता है। न्यूरॉन की अगर भाग बात करें तो सबसे जो लास्ट में रहता है उसको डेंड्राइट जो संदेश प्राप्त करता है, और ये जो है इसको बोलते हैं कोशिका का सेल बॉडी संदेश को संशोधित करता है। इसको बोलते हैं एक्सॉन जो संदेश को आगे भेजता है, और ये है सिनेप्स जो आगे इसको जोड़ता है ना। तो इसमें देखिएगा कि तंत्रिका उत्तक में न्यूरॉन होते हैं और यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशांत गर्म हवा की धारा माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु का हिलना किसका उदाहरण होता है? तो ये प्रकाश के
प्रकाश के वायुमंडलीय जो अपरिवर्तन होता है छोटे तौर पे, उसके कारण ये दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। जब गर्म हवा जो है आसमान घनत्व वाली परतों के कारण प्रकाश की किरण मुड़ती है, जिससे वस्तुएं हिलती हुई नजर आती है, अपरिवर्तन कहलाता है। ये गर्मी के दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिट है। देखिए CaCl2 कार्बन, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या 20, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और क्लोरीन का होता है 17 दूना, क्लोरीन का होता है 17, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5 होता है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 40, और 2 गो था यहाँ पे, तो 2 इंटू 35.5 यानी 40, और प्लस 35 दूना 70 और 1 71, यानी 111 यू हो जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उस प्रकार की जाती है जैसे हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ये भी कथन सही है। जिस तरीका से हम सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं, उसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान भी निकाला जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उस तरीका से की जाती है जैसे आणविक द्रव्यमान की गणना के अलग होता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी कथन जो है वो सही है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की निर्देशित प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद कहाँ जाता है? तो अगर अवतल दर्पण में फोकस से गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पदार्थ को ऑक्सीकृत कहा जाता है यदि ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खो देता है, ये कथन बिल्कुल सही है। एक पदार्थ को अपचयित कहा जाता है यदि वह ऑक्सीजन खोता है और हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ये भी कथन सही है। प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होता है, ये भी कथन सही है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन खोता है। अपचयन में ऑक्सीजन खोना, हाइड्रोजन प्राप्त करना, और रेडॉक्स में दोनों क्रिया होता है। तो ये तीनों कथन जो था वो सही था। गुरुत्वाकर्षण बल का दैनिक अंतःक्रियाओं में जैसे आपके पास रखी पुस्तक के बीच एक कमजोर बल माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके तुलना में जो इसका पुस्तक का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है ना। क्योंकि यह बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे होता है तब शामिल होता है, इसीलिए हमको कमजोर बल माना पड़ता है। थैंक यू।